आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है ग्रेचुटी। ग्रेचुटी जो है ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 10 क्लोज 10 में कवर है। ग्रेचुटी इनकम फ्रॉम सैलरीज में आता है। तो इनकम फ्रॉम सैलरीज में ग्रेचुटी यानी ग्रेचुटी जो है वो टैक्सेबल, अगर मैं बात करूँ तो कहाँ पे आएगा, वो सैलरी। आप सभी को पता है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 5 हेड्स बना रखे हैं इनकम के क्लासिफिकेशन के। इनकम इन 5 हेड्स में आती है, तो सैलरी एक हेड होता है इनकम का, उसी के अंदर आएगा ग्रेचुटी। ग्रेचुटी कवर होता है सेक्शन 10 क्लोज 10 के अंदर ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रेचुटी होता क्या है। ग्रेचुटी एक वॉलंटरी पेमेंट होती है। वॉलंटरी होता है अपनी इच्छा से देना। अपनी इच्छा से कौन देगा? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है ग्रेचुटी इन अप्रिसिएशन ऑफ सर्विसेज। जो एम्प्लॉय ने सर्विसेज रेंडर करी है उसके अप्रिसिएशन में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ग्रेचुटी पे करता है एक रिवार्ड की तरह। ग्रेचुटी एम्प्लॉय या तो खुद रिसीव करेगा या उसके लीगल हेयर ऑन द इवेंट ऑफ डेथ। अगर डेथ हो जाती है तो फिर उसके जो वारिस होते हैं उनको मिलेगी। अगर एम्प्लॉय को खुद मिलती है तो वो टैक्सेबल होती है सैलरी हेड में। अगर उसके लीगल हेयर को मिलती है तो वो फिर जाएगी अदर सोर्स के अंदर। अब हम बात करते हैं टैक्सेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रेचुटी अगर सर्विस के दौरान मिलती है, रिसीव्ड एट ड्यूरिंग द सर्विस। अगर ग्रेचुटी सर्विस के दौरान कोई रिसीव करता है एम्प्लॉई तो ये फुली टैक्सेबल होती है, पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है, उस पर टैक्स लग जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर। अगर ग्रेचुटी रिसीव होती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ, अगर ग्रेचुटी रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पे रिसीव होती है एम्प्लॉई को तो उसमें 2 केस बनते हैं। उसमें 2 केस बनेंगे। अगर एम्प्लॉई जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या एम्प्लॉई जो है वो लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉई है तो फुली एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर ग्रेचुटी जो है वो सर्विस के दौरान अगर मिलती है एम्प्लॉई को तो पूरा टैक्सेबल है, फुली टैक्सेबल। और अगर रिटायरमेंट या डेथ पे मिलती है, वो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जिस एम्प्लॉई को रिटायरमेंट या डेथ पे ग्रेचुटी रिसीव हो रही है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉई है तो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है, यानी उसकी ग्रोस टोटल इनकम में ग्रेचुटी आएगी ही नहीं, पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं उनके हाथ में कुछ पोर्शन टैक्सेबल होता है, कुछ एग्जम्प्ट होता है। तो यहाँ पे हम एग्जम्प्ट पोर्शन को निकालने का तरीका डिस्कस करेंगे आपके साथ, देख लीजिए। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं वो भी 2 कैटेगरी में डिफाइन कर रखे हैं। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या तो एम्प्लॉयज जो है वो कवर होगा ग्रेचुटी एक्ट 1972, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, या फिर एम्प्लॉयज जो कवर नहीं होते पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। दोनों के अपने अपने जो है रूलिंग दे रखे हैं कि कितना ग्रेचुटी का पोर्शन एग्जम्प्ट होगा। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये एग्जम्प्ट पोर्शन निकालने के लिए है, ग्रेचुटी का कितना पोर्शन एग्जम्प्ट होगा। सबसे पहले हम देखते हैं वो एम्प्लॉयज जो कवर होते हैं पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, तो उनके केस में एग्जम्प्ट ग्रेचुटी कैसे निकाली जाएगी, यानी ग्रेचुटी का कितना पोर्शन एग्जम्प्ट होगा वो कैसे निकलेगा। सबसे पहले बताया लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट। इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो क्या हो जाएगा, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। एग्जम्प्ट मतलब वो ग्रोस सैलरी में आएगा ही नहीं, एग्जम्प्ट हो जाएगा। पहला बताया 15 डेज सैलरी, 15 दिन की सैलरी बेस्ड ऑन लास्ट ड्रोन सैलरी। जो लास्ट ड्रोन सैलरी होगी यानी लास्ट मंथ सैलरी बोल सकते हो आप। सबसे पहले हमें निकालना है 15 डेज सैलरी बेस्ड ऑन लास्ट ड्रोन सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, यानी जितनी उसने सर्विस दी है, और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। अगर 6 महीने से ऊपर एक दिन भी हो गया तो वो 1 साल काउंट हो जाएगा। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ डेज काउंट होंगे एक महीने के वो 26 लेंगे हम, क्योंकि 4 डेज को हम काउंट नहीं करेंगे।
तो 26 ही हम काउंट करेंगे। तो 15 डेज सैलरी कैसे निकालोगे आप? 15/26, लास्ट मंथ सैलरी इंटू 15/26, तो ये आ जाएगा 15 डेज सैलरी। उसके बाद ग्रेचुइटी एक्चुअल में कितना रिसीव हुआ एम्प्लॉयर से, और लास्ट है 20 लाख, यानी 20 लाख मैक्सिमम एग्जम्प्ट होता है। तो इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। मान लो कि अगर एम्प्लॉय को मिलती है 12 लाख ग्रेचुइटी, जो कवर होता है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 में, और इन तीनों की अमाउंट जो है वो निकल के आती है, मान लो 15 डेज सैलरी आती है 8 लाख, एक्चुअल में उसको रिसीव होता है 6 लाख, और मैक्सिमम आपको पता है 20 लाख एग्जम्प्ट होता है। तीनों में सबसे कम कौन सा है? 6 लाख। तीनों में सबसे कम कौन सा है? 6 लाख, जो उसको एक्चुअल में रिसीव हुई है। तो पूरा का पूरा 6 लाख क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट। अगर मान लो यहाँ पर उसको रिसीव 12 लाख हो तो 8 लाख 15 डेज सैलरी का आ जाएगा। यहाँ पर एक्चुअल में रिसीव उसको 12 लाख और 20 लाख मैक्सिमम हो जाएगा। तो तीनों में कम कौन सा होगा? 8 लाख, और मिली कितनी है? 12, तो 12 में से 8 चला जाएगा तो बच जाएगा कितना? 4 लाख। ये हो जाएगा टैक्सेबल, और 8 लाख हो जाएगा एग्जम्प्ट। और यहाँ पर सैलरी का मतलब होगा बेसिक प्लस डीए। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। यहाँ पर डीए अनकंडीशनल होगा, डीए पूरा का पूरा यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। और लास्ट मंथ सैलरी इंटू 15/26, ये 15 डेज सैलरी निकालने का तरीका है। उसके बाद अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 में कवर ही नहीं होते, तो उनके लिए अलग तरीका है निकालने का एग्जम्प्ट पोर्शन को। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जम्प्ट हो जाएगा। पहला इन्होंने बताया कि हाफ मंथ सैलरी निकाली जाएगी बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। यहाँ पर फ्रैक्शन को इग्नोर कर देंगे, मतलब अगर 25 साल 7 महीने किसी ने सर्विस दी है तो यहाँ पर 25 साल ही होंगे। यहाँ पर इन पोर्शन को कवर नहीं करते, हम इनको इग्नोर कर देते हैं फ्रैक्शन को। तो एम्प्लॉय जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 में कवर नहीं होते, उनका पहला पॉइंट क्या बताया कि 15 मंथ्स यानी हाफ मंथ सैलरी निकाल लेंगे हम, 15/30 हो जाएगा, इनटू जो लास्ट 10 मंथ्स होंगे उनकी एवरेज सैलरी निकाली जाएगी। लास्ट 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी ले लेंगे और उसको इनटू कर देंगे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से, कितने साल उसने सर्विस दी। उसके बाद एक्चुअल में कितना रिसीव होता है, सेम पोर्शन है, मैक्सिमम 20 लाख एग्जम्प्ट होता है। तीनों में जो सबसे कम होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, यानी एक्चुअल में कितनी मिली उसमें से जो तीनों में से कम आएगा एग्जम्प्ट वो लेस कर देंगे, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पर सैलरी का मतलब क्या होता है? बेसिक प्लस डीए। डीए यहाँ पर वही आएगा जो कंडीशनल, यानी वो डियरनेस अलाउंस जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है वो डीए यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे कमीशन भी आ जाएगा, अगर कमीशन जो है वो एक फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर एम्प्लॉय को रिसीव होता है तो कमीशन भी यहाँ पे आ जाएगा। तो एम्प्लॉय जो कवर नहीं होते पेमेंट ऑफ एक्ट 1972 के तहत, तो यहाँ पर सैलरी का मतलब क्या हो जाएगा? बेसिक प्लस डीए कंडीशनल आएगा, यानी अगर रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तभी आएगा, प्लस कमीशन आएगा अगर कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर है तो। कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए, अगर ग्रेचुइटी रिसीव होती है एक से अधिक एम्प्लॉयर से, ऐसा भी हो सकता है कि एक एम्प्लॉय जो है 2 जगह काम करता हो, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। तो अगर एक ही प्रीवियस ईयर के दौरान अगर किसी को एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी मिलती है एक से अधिक एम्प्लॉयर के यहाँ से, मान लो ये राम नाम का एम्प्लॉय है, ये एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों जगह काम करता है, तो एक्स लिमिटेड भी इसको ग्रेचुइटी दे रही है और वाई लिमिटेड भी दे रही है, और एक ही प्रीवियस ईयर के दौरान आ रहा है, मान लो प्रीवियस ईयर 2021-22 के दौरान मिल रहा है दोनों से ग्रेचुइटी। तो यहाँ पे क्या बताया कि जो मैक्सिमम लिमिट जो होगी वो 20 लाख ही होगी, इससे अधिक नहीं होगी। ऐसा नहीं कि 2 से मिल रही तो 40 लाख हो जाएगी, नहीं, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख ही रहेगी। उसके बाद बोला कि अगर ग्रेचुइटी रिसीव होती है अर्लियर प्रीवियस ईयर, मतलब पहले रिसीव होली, मान लो 2018-19 में रिसीव होली, और उसके बाद फॉर्मर एम्प्लॉयर से, और दोबारा उसको फिर रिसीव होती है किसी और एम्प्लॉयर से लेटर प्रीवियस ईयर के दौरान, यानी फिर उसके बाद उसको मिल जाती है 2022-23 में, पहले मिली 18-19 में, फिर मिली 22-23 में। तो यहाँ पे बताया गया कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी एग्जम्प्ट, यानी जो 20 लाख मैक्सिमम एग्जम्प्ट है वो कम हो जाएगी जो पहली उसको मिली है,
पहले जितनी उसकी एग्जम्प्ट हुई थी, मान लो 18-19 में उसकी एग्जम्प्ट हो गई 5 लाख ग्रेजुएटी, अब उसको 22-23 में दोबारा मिल गई ग्रेजुएटी, तो यहाँ पर उसकी जो लिमिट है मैक्सिमम 20 लाख वो 15 लाख हो जाएगी, क्योंकि 5 लाख वो पहले ले चुका है एग्जामेशन। तो 20 में से 5 लाख चला जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट जो बच जाएगी 22-23 की वो 15 लाख हो जाएगी। ये बातें आपको ध्यान देनी है।